हेलो बच्चों, स्वागत है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसा मान लीजिए ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में आया रखा हुआ है, इसलिए आप इस वीडियो को बड़ी ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ समझेंगे और नोट करते चलेंगे। जो बच्चे पहली बार आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बाद में आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, है ना। तो कॉन्सेंट्रेट के साथ समझेंगे। चलिए देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर इस प्रिज्म के बारे में समझेंगे। ठीक है, ये चित्र कैसे बनाया हुआ है इसको ध्यान से समझिए। मैंने पहले बना दिया है, फिर मैं आपको इधर समझाने की कोशिश करूंगा जो कि आपको जल्द समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले बेटा हम इस चित्र को बनाना सीखेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया तो ये डेरिवेशन ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। बस आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ फोकस करेंगे। देखिए, इस प्रिज्म को चित्र बनाने से पहले मैं इधर आपको समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, कॉन्सेंट्रेट होकर समझना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। देखिए, हमने मान लिया ये प्रिज्म रखा हुआ है और जैसे ही लाइट इस प्रिज्म में डालेंगे, ठीक है, तो लाइट ऐसे गई और जानी चाहिए बेटा कैसे, एकदम सीधी जानी चाहिए थी, ये सीधी जानी चाहिए इस तरीके से। लेकिन सीधी ना जाके ये कैसे हो जाएगी, अवलंब रेखा की ओर मुड़ जाएगी। तो अवलंब रेखा की ओर मुड़ने के कारण ये हो जाएगी एकदम सीधी इस तरीके से। ठीक है, और फिर यहाँ से ये सघन माध्यम हो गया। ये बेटा कैसा, ठोस है, ये कांच है, और कांच से जैसे ही बाहर निकलेगा विरल माध्यम की ओर तो ये अवलंब रेखा से फिर दूर हट जाएगी, तो ये इस तरीके से नीचे आ जाएगा। तो मैं यहाँ मानता हूँ ये हो गया P, ये हो गया जगह वो Q, ये जगह हो गई R और ये हो गई S। ठीक है, तो इस तरीके से जो लाइट जा रही है इस तरीके से ये यहाँ से होते हुए ऐसे निकलेगी। वैसे लाइट बेटा आप देखेंगे, लाइट कैसे जानी चाहिए, एकदम सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये अवलंब रेखा की ओर मुड़ चुकी है। तो कैसे पता करेंगे ये अवलंब रेखा कैसे, तो हम क्या करेंगे, कहने का मतलब ये है जब कोई किरण मुड़ती है तो उसको हम कैसे नापते हैं, उसको हम नापते हैं अवलंब रेखा से। ठीक है, तो अवलंब रेखा में खींचनी पड़ती है। तो अवलंब रेखा किसे कहते हैं, मान लीजिए ये एक तल है, यही तो प्रिज्म था, मैंने इधर ऐसे प्रिज्म बनाया था, ये मान लीजिए प्रिज्म हो गया। ठीक है, तो ये तल हो गया, इस तल से एक रेखा खींची जाती है काल्पनिक, जो अवलंब रेखा होती है, जो कि 90 डिग्री एंगल बनाती हुई खींची जाती है। यानी कि ये तल हो गया और इस तल से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए हमने एक रेखा खींची हुई है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे इस तल से हम खींचेंगे, इस तल से हम जो रेखा खींचेंगे वो इस और इस तल के बीच में 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो इस रेखा को और इस रेखा को हम अवलंब रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो इस अवलंब रेखा के कारण ही हम पता कर सकते हैं कि कोई भी प्रकाश किरण कितने एंगल से आ रही है या कितने एंगल से जा रही है। तो अवलंब रेखा समझ में आ गया होगा। तो वही हमने क्या किया, एक इस तल पे एक अवलंब रेखा हमने ऐसे खींच दी है। ठीक है, अब हम ये पता कर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया था कि प्रकाश किरण जब जा रही होगी तो अवलंब रेखा की ओर मुड़ जाएगी। तो अवलंब रेखा यही तो है ना, तो ये लाइट सीधी जानी चाहिए, लेकिन वो अवलंब रेखा की ओर नीचे की ओर आ गई है, यानी कि वो इतने नीचे आ गई है। ठीक है, बिल्कुल यही मैंने इधर बनाया हुआ है। देखो, जब लाइट सीधी जानी चाहिए थी, सीधी ना जाके वो अवलंब रेखा, ये अवलंब रेखा हमने बनाया हुआ है, इसको हम बोलते हैं अविलंब रेखा। अविलंब रेखा ये काल्पनिक होती है। ठीक है, अब ये रेखा सीधी न जाके अवलंब रेखा के नीचे की ओर, ये नीचे की ओर आ चुकी है इस तरीके से। ठीक है, नीचे की ओर झुकते हुए, और फिर यहाँ से फिर देखो ये सघन है, ये कैसा विरल है, तो सघन से विरल जा रहा है, दो माध्यम और हैं, फिर द्वारा ये चेंज हो जाएगा। अब ये देखो अवलंब रेखा से दूर हट जाएगा। तो यहाँ इस पृष्ठ के लिए अवलंब रेखा हमने ये खींची हुई है। अब वैसे अवलंब रेखा ये, तो लाइट देखिए आप, यहाँ सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी न जाकर ये अवलंब रेखा से दूर हट चुकी है। देखो नीचे आ गई है, वैसे जानी चाहिए कैसे बेटा, एकदम सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये अवलंब रेखा से दूर हट चुकी है। आप देख सकते हैं अवलंब रेखा कितनी नीचे दूर हटी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये लाइन खींची हुई है, एक लाइन ये गई इस तरीके से, फिर हमने क्या की, एक अवलंब रेखा खींची हुई है इस तरीके से। उसके बाद ये वैसे ये लाइट एकदम सीधी जानी चाहिए थी, ये भी लाइन एकदम सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये नीचे, ये लाइन कैसे नीचे चली गई है। ठीक है, तो ये कितना विचलन हो चुकी है, अपने पथ से कितना विचलित होकर चली है। वैसे जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन अपने पथ से विचलित होकर नीचे सीधी आ रही है। तो कितने एंगल में विचलित हुई है, तो हमने क्या किया है, ध्यान समझेंगे। तो इन दोनों को हमने लाइन को आगे मिला दिया है, यानी कि इस लाइन को आगे मिलाएंगे, इस लाइन को आगे मिलाएंगे, तो यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है, ये बाहर जो कोण बना हुआ है इसको बोलते हैं विचलन कोण। और ये विचलन जो कोण है, त्रिभुज के अंदर जो कोण बने हुए हैं उनके योग के बराबर होता है। जैसे समझेंगे, मान लीजिए ये एक त्रिभुज हमने बनाया हुआ है, लाइन समझेंगे बेटा। ठीक है, ये त्रिभुज है। ठीक है, अब इस लाइन को हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा, इस लाइन को छोड़ के शेष दो जो कोण बचे हुए हैं, ये कोण, इन दोनों कोण के बराबर होता है ये वाला एंगल। जैसे सिंपल में अगर हम समझना चाहें कि अगर हम इसको x माने और ये y है और ये क्या है z, तो x वाला ये बहिष्कोण, इसको बहिष्कोण बोलते हैं, विचलन कोण, बहिष्कोण सॉरी। तो ये वाला जो एंगल हमें निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा y प्लस जेड, वाई प्लस जेड। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि ये विचलन कोण, और वैसे इसको हम बोलेंगे त्रिभुज के बाहर बना हुआ, इसको बहिष्कोण भी बोलते हैं। ठीक है, बहिष्कोण,
बाहिश कोण, और बाहिश कोण होता है वो त्रिभुज के शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ये कितने अपने पथ से विचलित हो चुकी है, तो ये एंगल को ही हम यहाँ विचलन कोण लिखा हुआ है और ये हमें पता करना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों कोण के योग के बराबर। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ तक आपको चित्र भी बनाना आ गया होगा। ठीक है, और थोड़ा रह गया, इसको समझ लीजिए। जैसे देखिए एक और बात समझेंगे, ये लाइन और ये लाइन, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, एक लाइन ये गई ये वाली इस तरीके से, और एक लाइन होगी ये वाली। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, ये हमने P और D यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं, ये P और D, एक लाइन ये होगी नीचे E, ऊपर ये हमने कुछ डाला नहीं है। ठीक है, तो ये वाला लाइन आप समझेंगे, ये वाला जो एंगल होगा ये वाला यानी हमने I लिखा हुआ है वो इस एंगल के बराबर रहेगा। यानी अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे क्या माना हुआ है, यहाँ माना हुआ है आपतन कोण, यानी कि I माना हुआ है। तो अगर ये I है तो ये भी कितना होगा, I होगा। ध्यान समझना बेटा, है ना। अब देखिए ये I है, चलो इधर ही बता देता हूँ, आप ध्यान समझेंगे। ये देखो I है, यहाँ से एक लाइन ये जा रही है इस तरीके से ऐसे। ठीक है, अगर ये I है तो ये भी पूरा कितना है, ये है I। ध्यान समझना। और हमने नीचे वाले एंगल को हमने मान रखा है कितना, R, ये वाला R। ठीक है, तो हमने ये वाला सिर्फ ये वाला एंगल निकालना है। तो जो पूरा था I, अब पूरा I में से हमें सिर्फ इतना एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला हो जाएगा I माइनस के R, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। टोटल I में से ये R हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, तो ये I माइनस R हो गया। तो इसी प्रकार हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला जो इतना इतना एंगल है वो I माइनस R है, और यहाँ पर हो जाएगा, देखो हमने R डैश माना हुआ है तो ये I डैश है, यहाँ पे I डैश। ठीक है, तो ये भी एंगल कितना होगा, I डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा I डैश माइनस का R। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप दोबारा फिर वीडियो देख लेना। ठीक है, यानी कि ये I है तो इस I में से हमने ये R माइनस कर दिया, तो ये बचा हुआ I माइनस R हो गया। ये I डैश है तो ये हो गया, ये R डैश है तो I डैश में से हमने R डैश क्या कर दिया, माइनस कर दिया, R डैश है बेटा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और चित्र आपको बनाना आ गया होगा। अब यहाँ हम कंटिन्यू शुरू करते हैं। चलिए बेटा देखते हैं, मैंने इधर लिख रखा है, माना कि एक त्रिभुज ABC है जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक n है, प्रिज्म का कोण A, यानी कि इस प्रिज्म का कोण हमने A मान रखा है, ये A है, वह अल्पतम विचलन कोण डेल्टा M है। यहाँ पर डेल्टा बना हुआ है, अभी डेल्टा M आने वाला है। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इस पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए एक आपको फॉर्मूला लर्न कर लेना है, वो है स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या होता है बेटा, ये होता है n इक्वल टू, ये n मतलब अपवर्तनांक होता है, यहाँ होता है साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, ये हो गया। इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हमें इसमें क्या I निकालना है और R निकालना है, ये दो कोण हमें निकालने हैं, बस इतना करना है हमें। तो I हमें पहले निकालना पड़ेगा और R निकालना पड़ेगा, तो इसी के लिए हम सब कुछ करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे बेटा, हमने अभी बताया था आपको बाइस कोण कैसे कहते हैं। तो बाइस कोण अभी बताया था, ये वाला कोण है, ये वाला कोण इन दोनों कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाहिश कोण डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, सो डेल्टा बोलते हैं, ये हो जाएगा बेटा, ये I माइनस R और प्लस I डैश माइनस R डैश। ठीक है, इन दोनों कोणों के बराबर होगा ये। ठीक है, 22 कोण। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। बस आप देखो यहाँ से कंटिन्यू करते चलेंगे, ये ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा I और I प्लस I डैश, और यहाँ हो जाएगा माइनस R और माइनस के R डैश। ठीक है, यहाँ तक यानी कि ब्रैकेट हमने ओपन कर दिए हैं, और I प्लस I ये लिखा हुआ है, और R माइनस R डैश ये लिखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस I डैश, ये एक ब्रैकेट में हो गया माइनस, और ये यहाँ से माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा R प्लस के R डैश। ठीक है, ये हो गया, माइनस कॉमन लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ समझेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, ये आप त्रिभुज बना देखो AQER, आप सिर्फ ये वाली चतुर्भुज देखिए, ये वाला तो चतुर्भुज। ठीक है, इस तरीके से, तो इसमें हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो आप ध्यान समझना, ये हो गया A, ये हो गया Q, और ये हो गया E, और ये हो गया R। ठीक है, ये वाला ऐसा जो बना हुआ है दिख रहा है आपको। ठीक है, ये R है, ये E है। ठीक है, अब देखो ये वाला सम्मुख कोण, किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी आमने और सामने के जो कोण होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। आमने सामने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे
चतुर्भुज चतुर्भुज कौन सा, ए क्यू ई आर में, ठीक है, कोण ए और कोण ई, यानी कि कोण ए और प्लस कोण ई बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब लिखेंगे, देखिए ये और ये कोण, ये यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों आमने सामने कोण है, इन दोनों टोटल कितना होता है चतुर्भुज में 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। अब लिखेंगे बेटा त्रिभुज कौन सा, ये वाला त्रिभुज हो गया बेटा क्यू ई आर में, इस त्रिभुज में, ठीक है। जैसे मैंने ये त्रिभुज बनाया हुआ है, ये आर हम मान सकते हैं, ये आर है, ठीक है, ये आर है, तो क्यू ई आर में इतना इतना त्रिभुज, इतना इतना त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज, तो हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए ई आर में, ठीक है। तो त्रिभुज ए ई आर में क्या होता है, हमें पता है कोण, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट हम आर प्लस आर डैश प्लस एंगल ई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। बस अब हम क्या करेंगे, देखो 180 का मान क्या है, ए प्लस ई है, हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। इसको मान ले रहे हैं हम, चलो समीकरण नंबर ये 3 मान ले रहे हैं, और इसको मान, सॉरी ये 2 है, और इसको मान रहे हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो समीकरण 2 से 180 का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से 180 डिग्री का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये हो गया बेटा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, आप इधर नोट कर लिए होंगे, रखेंगे। तो क्या करेंगे, हमने क्या किया, 180 का मान क्या है, ए प्लस बी है, हमने यहाँ रख दिया, तो ये हो गया बेटा आर प्लस आर डैश प्लस ई इक्वल टू हो गया ए प्लस ई, ठीक है, ये हो गया। अब प्लस का ई इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यानी कि ई से ये कट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई है यहाँ पर, आप देखेंगे आर प्लस आर डैश बराबर हो गया ए, यहाँ पर आप रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, समीकरण नंबर हम इसको 4 मानेंगे। अब इसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इरेज करके हम कंटिन्यू करते हैं। बेटा देखते हैं, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे, अगर इनमें विचलन हमने बहुत ज़्यादा दिखा दिया, हमने माना कि ये विचलन है वो बहुत कम हो रहा है, मामूली सा हो रहा है, तो हम ये लिखेंगे अगर यदि विचलन अल्पतम हो, अल्पतम मतलब बहुत कम हो, है ना, अल्पतम हो तब, जब बहुत कम होगा तो वहाँ पर जो आई है, जो आई डैश है वो आई के बराबर रहेगा सिर्फ, ठीक है। और जो डेल्टा है यानी कि अल्पतम विचलन है, जो विचलन है वो अल्पतम विचलन हो जाएगा, यानी कि m लगा देंगे, और r है बेटा वो r डैश के बराबर, यहाँ पर r डैश लिया था ना हमने, r डैश, ठीक है। तो r है, r डैश है वो r के बराबर होगा, ठीक है, यानी कि सब अल्पतम विचलन होगा तो i डैश है वो i के बराबर हो जाएगा, डेल्टा है वो डेल्टा m के बराबर हो जाएगा, और r है, r डैश है वो r के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ हो जाएगा r प्लस r बराबर हो जाएगा ए, ठीक है, क्योंकि r डैश को हमने क्या मान रखा है, r डैश को हमने मान रखा है r, तो ये हो जाएगा 2r बराबर ए, तो r बराबर हो गया यहाँ से बेटा a/2, ठीक है। ये हमने r का मान निकाल लिया, हमने शुरुआत में आपको बताया था स्नेल के नियम में हमें क्या निकालना है, स्नेल के नियम में निकालना है एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों निकाल लेते, आर हमने निकाल लिया है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आगे कंटिन्यू बेटा। समीकरण नंबर, ये देखो आर का मान निकला है, इसके बाद अब हम करेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या था, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमने बेटा माना था डेल्टा इक्वल टू था आई प्लस के आई डैश माइनस के आर प्लस के आर डैश, ठीक है, ये तो हमने माना हुआ था, बस रख दीजिए इसमें। देखो हमने क्या माना हुआ है, आई प्लस आई डैश को हमने क्या माना हुआ है, आई डैश को माना हुआ है आई, तो हमने आई लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा एम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने परिवर्तन कर दिया, डेल्टा और डेल्टा एम के बराबर मानेंगे, माइनस आर प्लस के यहाँ हो जाएगा आर, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है, देखो बेटा यहाँ हो जाएगा डेल्टा एम इक्वल टू हो जाएगा आई क्या हो जाएगा 2i और माइनस के 2r, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं 2r के वैल्यू कितना आया है, ए आया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, यहाँ कर दे रहे हैं इस तरीके से डेल्टा एम इक्वल टू 2i माइनस के ये हो गया कैपिटल ए, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये ए इधर लेके आएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा डेल्टा एम प्लस के ए इक्वल टू 2i, ठीक है, ये हो गया। यानी कि हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ये 2 है अपॉन में आ जाएगा, तो डेल्टा एम प्लस के ए अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि आई, तो आई की वैल्यू निकल के आई है बेटा आपकी डेल्टा एम प्लस के ए अपॉन
2। तो हमारे दो मान ये निकल गए, यही हमें चाहिए था, r चाहिए था और i चाहिए था, r और i। ठीक है, ये हम दोनों निकाल लिए। बस इसके बाद अब हमें कुछ नहीं करना, अब लिखेंगे क्या, स्नेल के नियम से। बस हो गया बेटा। देखिए यहाँ लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल नियम क्या है बेटा, n इजकल टू साइन आई अपॉन साइन आर। मान रख दीजिए n इजकल टू साइन आई का वैल्यू कितना आया, ये आया हुआ है, तो लिख दीजिए यहाँ पे डेल्टा m प्लस के a अपॉन 2 बट्टे में क्या है, साइन r। तो r की आप क्या रखेंगे बेटा, r की वैल्यू आ गई a अपॉन 2, साइन a अपॉन 2, ये हो गया। तो यही आपका क्या है, सूत्र का निगमन है। ठीक है, दिख रहा है, ओके। चलिए बेटा मैं हट जाता हूँ, आप नोट कर लेना। और कहीं अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, और कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिए। ठीक है बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप उतार लीजिए तब तक।